गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर द बेस्ट। ओके, कल हमने पढ़ा था डिडक्शंस आउट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। हमारा टॉपिक क्या था कल? डिडक्शंस आउट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर? कल हमने पढ़ा था कि डिडक्शंस क्या होती हैं, इसको हम कहाँ क्लेम कर सकते हैं, कैसे कैसे क्लेम कर सकते हैं और कौन कौन सी इनकम्स है जो डिडक्शंस के लिए एलिजिबल होती हैं। क्लियर? उसके हमने कुछ सेक्शंस डिस्कस किए थे। जैसे मैंने बताया था कि पेमेंट्स में होते हैं, जो पेमेंट्स के सेक्शंस होते हैं, डिडक्शन जिसके पेमेंट्स के रिलेटेड ली जा सकती है, उसमें क्या था, उसमें हम 80C टू 80GGC तक हम क्लेम कर सकते थे। क्लियर? और जो इनकम से रिलेटेड थी वो 80IA से लेके 80U तक थी। क्लियर? हमने कल क्या पढ़ा था? 80C से स्टार्ट किया था हमने, 80C से स्टार्ट किया था, 80DD तक हमने कर लिया था। ठीक है, हमने 80C पढ़ा, 80C की सारी जो प्रोविजंस हैं हमने सारे वो डिस्कस कर ली। उसके बाद क्या किया, 80C के बाद हमारा 80CCC था, 80CCD था, 80CCG था, उसके बाद हमारा 80D आया और अब 80DD कंप्लीट किया था हमने। ठीक है, अब हम उसके आगे चलेंगे, उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। 80D तक हमने DD तक कंप्लीट कर लिया था। सबको क्लियर था ना? इसका कोई डाउट तो नहीं था? आगे सारे? ओके, तरुण आवाज़ क्लियर आ रही है ना? गुरिंदर आवाज़ आ रही है क्लियर? ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा कल 80DD तक कंप्लीट हो गया था। उसके नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 80DDB। नेक्स्ट हमारा जो डिडक्शंस है, जो पेमेंट बेस्ड डिडक्शन थी, उसमें नेक्स्ट डिडक्शन हमारी आ रही है 80DDB। 80DDB में क्या होता है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट हम क्या कहते हैं कि अगर हम किसी भी पर्सन का कोई भी, मतलब जो हमारे पे डिपेंडेंट है, मतलब डिपेंडेंट इन द सेंस हम हो गए या खुद हो गए या हमारे स्पाउस हो गए, हमारे बच्चे हो गए या हमारा कोई भी डिपेंडेंट, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स वगैरह कोई भी डिपेंडेंट है, अगर हम उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, लेकिन इसमें कंडीशन है, अगर आप उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हो तो उसको पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड डिसीज़ आनी चाहिए। गुरिंदर आ रही आवाज़? जसप्रीत आ रही आवाज़? जसप्रीत 1:30 पे स्टार्ट होनी थी। अभी कुछ वैसे हुआ नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सारा। ठीक है, जसप्रीत मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा। हमने कल 80DD तक किया था। अब मैं उसकी नेक्स्ट डिडक्शन आ रही है 80DDB। 80DDB मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। उसमें क्या होता है 80DDB में, अगर हम किसी भी डिपेंडेंट पर्सन, कोई भी हमारा कोई डिपेंडेंट पर्सन है, हमारे पे डिपेंड है, या हम अपना करा रहे हैं किसी स्पाउस का, अपनी स्पाउस का करा रहे हैं, अपने बच्चों का करा रहे हैं, या किसी भी डिपेंडेंट इन द सेंस हमारा ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है और पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर उनमें से कोई भी जो हमारे पे डिपेंडेंट है, अगर हम उनका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? एक तो डिपेंडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? डिपेंडेंट के साथ साथ ये उनको एक स्पेसिफाइड डिसीज़ होनी चाहिए। अगर हम उस स्पेसिफाइड डिसीज़ का ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो ही हम उसकी क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DDB में।
आप इसमें पढ़ोगे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट सेक्शन 80 DDB। 80 DDB में क्या होता है, जो ये 80 DDB की डिडक्शन है एलिजिबल किस किस के लिए है, कौन कौन इसको क्लेम कर सकता है। एक तो इंडिविजुअल कर सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल कर सकता है, और इसके साथ साथ HUF, ये दोनों के लिए एलिजिबिलिटी है कि वो 80 DD की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल किस किस का मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकता है, अपना करा सकता है, अपनी स्पाउस का करा सकता है, पेरेंट्स का करा सकता है, ठीक है, अपने बच्चों का करा सकता है, जो पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर है, वो डिपेंडेंट हैं तो ही करा सकता है, अदरवाइज उनके ट्रीटमेंट की वो अपने उनके ट्रीटमेंट की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। क्लियर। जो HUF का केस है, HUF में क्या होता है, HUF के केस में क्या होता है कि HUF अपने मेंबर्स का को पार्टनर हो गए, कर्ता हो गए, उनका इंश्योरेंस करवा, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकते हैं अगर उनको स्पेसिफाइड पर्टिकुलर नोटिफाइड डिसीज़ है तो, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ कंडीशंस हैं कि जो खर्चा किया हमने, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट किया, उसमें क्या क्या है, क्या क्या कंडीशंस हैं, वो मस्ट बी एक्चुअली पेड। एक्चुअली पेड मतलब उसको जिस साल में हम उस डिडक्शन को क्लेम कर रहे हैं उस ईयर में वो डिडक्शन, वो जो खर्चा किए वो एक्चुअली पेड होना चाहिए, पेबल नहीं, पेड होना चाहिए एक्चुअल में। क्लियर। और इसलिए क्या है, ये खुद के लिए किया जा सकता है या किसी डिपेंडेंट के लिए किया जा सकता है। क्लियर। अगर HUF का केस है तो HUF अपने मेंबर्स के लिए ये डिडक्शन, ये खर्चा कर सकता है और डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80 DDB। क्लियर। नेक्स्ट होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मीन्स, डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, डिपेंडेंट में क्या क्या कवर होता है, जो मैंने आपको बताया अभी, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स। क्लियर। ये सारे के सारे हमारे डिपेंडेंट में कवर हो सकते हैं। क्लियर। इसमें क्या है, डिडक्शंस किस हिसाब से मिलते हैं, इसमें अलग अलग हैं। इसमें एज के अकॉर्डिंग हमें डिडक्शन मिलती है कि हम मैक्सिमम डिडक्शन कितनी क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन जिसका हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिसका हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अगर उसकी एज 60 साल से कम है, इट मीन्स ही इज़ अ नॉन सीनियर सिटीज़न, मतलब वो सीनियर सिटीज़न नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में उसकी मैक्सिमम जो डिडक्शन है 40,000 की डिडक्शन हम अवेल कर सकते हैं, उसको एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 DDB में। क्लियर। अगर कोई भी 60 साल से कम है तो उसकी 40,000 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डिडक्शन जो है 40,000 डिडक्शन है, जिसको हम क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 DDB में। क्लियर। इसमें क्या होता है, 80 DDB में 40,000 कैसे करेंगे क्लेम, मान लो कि हमने किसी की स्पेसिफाइड या नोटिफाइड डिसीज़ का खर्चा किया, मतलब जो डिपेंडेंट है उसकी नोटिफाइड या स्पेसिफाइड डिसीज़ के ऊपर हमने मेडिकल ट्रीटमेंट कर लिया, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट करने पे उसका खर्चा आ गया 20,000, ठीक है। एक साल में हमने एक्चुअल में पे किया 20,000, हमने, हमारी मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है 40,000 जो बिलो 60 है, ठीक है। 20,000 हमने एक्चुअल पे किया, 40,000 मैक्सिमम डिडक्शन है, 20,000 और 40,000 विच एवर इज लेस, 20,000 हम एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 DDB में। क्लियर। इसके बाद क्या आता है, अगर वो पर्सन, उस पर्सन की एज 60 या 60 से ज़्यादा है बट बिलो 80 ईयर्स, 60 साल है या 60 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम डिडक्शन है जो 60,000। इन शॉर्ट वी कैन से अ मैक्सिमम डिडक्शन कैन अवेल अंडर सेक्शन 80 DDB इज एक्चुअली एक्सपेंडिचर मेड और 60,000 विच एवर इज लेस इफ द पर्सन इज अ सीनियर सिटीजन। क्लियर। इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 है, मान लो कि हमने 50,000 खर्चा कर दिया, 50,000 60,000 जो कम होगा, 50,000 कम है तो 50,000 की हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर उसकी एज 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है बट 80 साल से कम है, मतलब वो सीनियर सिटीज़न है, सुपर सीनियर सिटीज़न नहीं है, वेरी सीनियर सिटीज़न नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट आती है कंडीशन, अगर उस पर्सन की एज 80 ईयर्स या 80 ईयर से ज़्यादा है तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में उसको मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगी 80,000 की मिलेगी। मान लो कि उसने ₹1,00,000 खर्चा कर दिया, ₹1,00,000 और 80,000 विच एवर इज लेस 80,000, ठीक है। 80,000 हम मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है। 60 साल से कम है तो मैक्सिमम डिडक्शन है 40,000 की, 60 साल से ऊपर है, 60 या 60 से ऊपर है बट बिलो 80 है तो उस केस में उसकी 60,000 की मैक्सिमम डिडक्शन है। अगर वो 80 या 80 से ज़्यादा, 80 या 80 से ऊपर है, मतलब वो सुपर सीनियर सिटीजन है या वेरी सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हम 80,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है ना, आवाज़ आ रही है ना सबको? ओके।
इसमें क्या है, डिडक्शन हम क्लेम क्या करते हैं, इसकी नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर जो भी हम डिडक्शन ले रहे हैं किसके रिगार्डिंग ले रहे हैं, नोटिफाइड डिसीज़ के, हम किसी भी डिपेंडेंट पर्सन खुद की या किसी डिपेंडेंट पर्सन का मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उस केस में हम उसकी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। उस केस में डिडक्शन कैसे क्लेम होगी, उसकी नोटिफाइड डिसीज़ क्या होगी, जो नोटिफाइड डिसीज़ के लिए हमने खर्चा किया। नोटिफाइड डिसीज़ में आता है एक तो सबसे पहले आता है कैंसर, और कैंसर है ये नोटिफाइड डिसीज़ है। अगर हम कोई भी डिपेंडेंट पर्सन या खुद का कैंसर से रिलेटेड अगर हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो की जो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 3 बताई है 40, 60 एंड 80,000 वाली, वो हम उसको अवेल कर सकते हैं। एक कैंसर होगी। सेकंड इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसीज़। न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ क्या होती है, जो ब्रेन से रिलेटेड होती है, माइंड से रिलेटेड होती है, वो होती है न्यूरोलॉजिकल डिसीज़। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है थैलेसीमिया जिसमें ब्लड वगैरह चेंज होता है। तो ये सारे नोटिफाइड डिसीज़ में कवर हो जाते हैं। तो इस केस में हम अपना या किसी भी डिपेंडेंट पर्सन का कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें हम 80 DDB सेक्शन के अंडर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जो कि 40,000, 60,000 और 80,000। क्लियर है डिडक्शन? किसी को डाउट है तो बता दो। है किसको डाउट? ओके, नेक्स्ट सेक्शन 80E। नेक्स्ट डिडक्शन आती है हमारी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर स्टडीज़। एक 80E में आती है। 80E में कौन सी आती है, अगर हमने कोई भी लोन लिया, इफ़ वी हैव टेकन एनी लोन फॉर दी स्टडीज़, फॉर दी हायर स्टडीज़, इफ़ वी आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट which is taken for the higher studies, then we are eligible to get a deduction, we are eligible to claim a deduction under section 80E। ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हमने कोई भी लोन लिया हायर स्टडी के लिए, 80E में अगर हमने कोई भी लोन लिया हायर स्टडी के लिए, तो इसमें क्या होता है, जितना भी हमने इंटरेस्ट पे किया पूरे साल में, जितना भी एक्चुअल में पे किया, नॉट अ पेबल, पे किया, पेड होना चाहिए, अगर एक्चुअल में जितना भी हमने इंटरेस्ट पे किया उसको हम एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E में हम क्लेम कर सकते हैं। मतलब जितना भी हमने लोन लिया उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट एक साल के अंदर पे किया, जिस साल में हम पे कर रहे हैं उसी साल में हम उसको एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E क्लेम कर सकते हैं। मतलब ये होती है हर स्टडी के लिए। किस किस के लिए होती है, किसके लिए एलिजिबल है ये, इसमें सिर्फ इंडिविजुअल ही है जो एलिजिबल है इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। और डिडक्शन कैसे क्लेम की जा सकती है, जो इंडिविजुअल है किस किस के लिए लोन ले सकता है, किस किस की हायर स्टडी, खुद की हायर स्टडी के लिए, अपनी स्पाउस के लिए और अपने चिल्ड्रन के लिए लोन लेके, मतलब हायर स्टडी के लिए लोन ले सकता है। उस पर जो भी इंटरेस्ट पे करेगा ही इज़ एलिजिबल टू क्लेम अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। क्लियर? इसमें क्या है, जो भी हमने लोन लिया है वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया होना चाहिए या किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, किसी भी अप्रूव्ड किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से हमने लोन लिया होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट पेड। एक्चुअल में इंटरेस्ट पे होना चाहिए। ठीक है। और ये पे भी किस में से होना चाहिए, एक्चुअल इट मस्ट बी पेड आउट ऑफ द टैक्सेबल इनकम। कोई टैक्सेबल इनकम है तो उसमें से ही पे होना चाहिए। ये ना हो हमारी एग्रीकल्चर इनकम हो या किसी भी टाइप की हमारी एग्जम्प्टेड इनकम हो, उसमें हम पे कर रहे हैं, उसमें पे करोगे तो आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। आपको इसको टैक्सेबल इनकम में से ही पे करना पड़ेगा। अगर आप टैक्सेबल इनकम में से पे कर रहे हो तो उस केस में ही आप इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट आता है 80E की हमारी डिडक्शन कंप्लीट होगी। इसको डाउट है तो बता दो। क्लियर है? आवाज़ आ रही है ना सबको? क्लियर? ओके। नेक्स्ट है सेक्शन 80EE। 80EE में क्या होता है, पहले था 80E में हमने हायर स्टडी के लिए लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब आ रहा है कि हमने किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए कोई भी लोन लिया और उस लोन को पे करने के टाइम जो भी हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको हम एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, जो 80EE में डिडक्शन आती है वो सब ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्शन हम कितनी ले सकते हैं, 50,000। जो मैक्सिमम लिमिट है 80EE में 50,000 की है, जो कि इंटरेस्ट की है कि हमने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए जितना भी इंटरेस्ट लिया, जितना भी लोन लिया, उसके ऊपर हम एक साल के अंदर जो जो इंटरेस्ट पे करते हैं, जितना भी जिस साल में जितना इंटरेस्ट पे किया जाता है उसकी हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम डिडक्शन है 50,000 या 50,000 से ऊपर हम डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर?
नेक्स्ट क्या है, इसमें एक और कंडीशन है, जो कि लोन हमने लिया था वो सैंक्शनड होना चाहिए, मतलब पास हुआ होना चाहिए 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक। अगर इस पीरियड के ड्यूरिंग अगर पास हुआ है, लोन सैंक्शन हुआ है, तो उस केस में ही हम उसकी इंटरेस्ट की डिडक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज हम उसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसमें क्या है, जो भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए हमने लोन लिया था, उस हाउस प्रॉपर्टी की मैक्सिमम वैल्यू उसकी एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब 50 लाख तक की वैल्यू कि अगर हम हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो ही उसमें हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसकी कंडीशन क्या है, इसमें जो हम हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लोन ले रहे हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम 35 लाख का लोन सेंक्शन करा सकते हैं। मतलब मान लो कि 50 लाख की है तो 35 लाख से ऊपर हम लोन नहीं ले सकते, 15 लाख आपको अपनी खुद पॉकेट में से डालना पड़ेगा। ठीक है। 40 है तो 5, 30 है तो 30 आपका क्लेम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 35 है, 35 से ऊपर आप लोन सेंक्शन नहीं करा सकते। क्लियर है? कंडीशन पता लगी? कोई डाउट है तो बता दो क्या है। इसमें सारी कंडीशन एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्शन जो 80E में है, 80EE में हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हमने परचेज करनी है, उसके लिए हम लोन ले रहे हैं, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे उसको एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE हम 80EE हम क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है? इसकी जो मैक्सिमम डिडक्शन है 50,000 की, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, और आपने 1 लाख भी इंटरेस्ट पे किया तो 50,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम, इससे ऊपर की क्लेम नहीं कर सकते। मतलब एक्चुअल इंटरेस्ट पेड और 50,000 विच एवर इज लेस। क्लियर? इसकी नेक्स्ट कंडीशन है 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक इसकी सैंक्शनिंग हो जानी चाहिए लोन की। नेक्स्ट है, जो हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जिसके लिए हम लोन ले रहे हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 50 लाख होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, अगर जो हम लोन ले रहे हैं उसका जो हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए जो हम लोन ले रहे हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शनिंग पावर कितनी है? 35 लाख। 35 लाख से ऊपर हम लोन सैंक्शन नहीं करा सकते। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर जो भी असेसी जो लोन ले रहा है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, एट दैट टाइम उसके पास कोई भी और हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अगर और हाउस प्रॉपर्टी होगी तो वो सैंक्शन नहीं करा सकता लोन। ठीक है। अगर लोन सैंक्शन हो भी गया तो उसको इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर है? कोई डाउट है तो बता दो। 80EE हमारी यहाँ कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आ रही है 80GG। 80G नहीं करा रहा, 80G थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है तो उसको मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं छोटी छोटी डिडक्शन सारी करा देता हूँ। ठीक है। उसके बाद आती है 80GG। 80GG में क्या होता है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर मेड इन पेमेंट ऑफ हाउस रेंट। अगर हम किसी भी किराए के मकान में रह रहे हैं, ठीक है, हम किसी भी किराए के मकान में रेंट पे रह रहे हैं, तो उसका जितना भी हम रेंट पे करते हैं उसके रिलेटेड हम 80GG में हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें कैसे और डिडक्शन कैसे क्लेम होती है और ये किस किस को अलाउड होती है? ये सिर्फ इंडिविजुअल का अलाउड है, अगर उसने एक्चुअल में रेंट पे किया है तो ही, इस पर्पज़ से। ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन इसमें क्या आती है, जो हाउस रेंट की अगर किसी ने 80GG में डिडक्शन क्लेम करनी है तो एक्चुअल पेड होना चाहिए रेंट। ठीक है। ये इंडिविजुअल को अलाउड है, और इसमें क्या है, जो पर्सन 80GG में डिडक्शन क्लेम कर रहा है उसको HRA अवेल नहीं हो रही हो, मतलब उसको अपने एम्प्लॉयर से HRA नहीं मिल रही होगी तो ही वो 80GG में क्लेम कर सकता है। अगर उसने HRA स्टैंड फॉर हाउस रेंट अलाउंस, जो कि सैलरी के केस में हमने किया था, अगर वो HRA की एग्जम्पशन क्लेम कर रहा है तो वो 80GG की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। क्लियर? और इसमें क्या है, जिस मकान में वो रह रहा है, वो जिस मकान में रह रहा है वो स्पेशली उसका एम्प्लॉयमेंट पर्पस से ही वहाँ पे रेंट पे रह रहा हो। मतलब मान लो कि जिस सिटी में रह रहा है उस सिटी में उसका खुद का रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होगी तो वो 80GG की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता।
क्लियर है। अब इसमें क्या क्या इसकी क्या क्या कंडीशन थी, एक तो इंडिविजुअल का अलाउड है, रेंट एक्चुअल में पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उसको वो रेंटेड हाउस में रह रहा हो जो कि एम्प्लॉयमेंट पर्पज से उसने ले रखा हो, उस शहर में उसका कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जो पर्सन रेंट पे रह रहा है जो डिडक्शन क्लेम कर रहा है, ठीक है। उसको कोई भी HRA ना मिल रहा हो, अगर HRA मिल रही है तो डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। और इसकी कंडीशंस हैं आगे कि आप मैक्सिमम डिडक्शन कितनी क्लेम कर सकते हो, ये तो समझ आ गई। अवेल करने की क्या कंडीशंस है, कैसे अवेल की जा सकती है। अब है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसमें क्या है स्टैट्यूट, इसमें क्या रेट ऑफ डिडक्शंस क्या है आपको दिखा रहा हूँ मैं। रेट ऑफ डिडक्शन क्या है, सबसे पहले जो फर्स्ट है, सबसे पहले स्टैट्यूटरी लिमिट 5000 पर मंथ। जो स्टैट्यूटरी लिमिट है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 5000 पर मंथ, मतलब पूरे साल की मैक्सिमम वो 60,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सेकंड कंडीशन है रेंट पेड, जितना एक्चुअल में उसने रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, जितनी उसकी एडजस्टेड GTI एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम, जिसकी उसकी ग्रोस टोटल इनकम होगी एडजस्टेड, उसका 10% रेंट पेड में से माइनस कर देना है। थर्ड है 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम विच आर लेस। तीनों पॉइंट्स में से जो सबसे कम होगा उतनी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80G में, ठीक है। 80G में आप इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, जो तीनों में से कम होगा उतनी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ प्रोफेशनल मैन इफ़ हिज GTI ऑफ ₹3 लाख, उसकी GTI जो है 3,60,000 है और वो रेंट पे कर रहा है 5,000 पर मंथ, ठीक है। 5,000 पर मंथ रेंट पे कर रहा है। उसकी हमने अगर 80G में कैलकुलेट करनी हो डिडक्शंस क्या होगी, उसकी सबसे पहले क्या होती है रेट ऑफ डिडक्शन, अगर जो हम क्लेम करते हैं डिडक्शन, उसमें सबसे पहले कंडीशन क्या है, स्टैट्यूटरी में 5,000 पर मंथ, इट मीन्स वो एक साल में उसकी हमने देखनी है कि सबसे कम जो सबसे कम होगा उसकी हम उतनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कि हम पहले ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, फर्स्ट पॉइंट में 60,000, सेकंड पॉइंट में क्या रेंट पेड कितना किया 60,000, 5,000 पर मंथ था वो भी 60,000 माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI कितनी है 3,60,000, उसका 10% हुआ 36,000। 60,000 में से हम 36,000 माइनस करेंगे तो हमारा 24,000 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया 24,000। थर्ड पॉइंट हो गया 3,60,000 मतलब 25% ऑफ एडजस्टेड GTI। इसमें हो गया 3,60,000 का 25% इज इक्वल टू 90,000, मतलब फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंट में से देखो कि जो सबसे कम होगा उतनी हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, मतलब 60,000, 24,000 और 90,000, विच एवर इज लेस दैट इज अ 24,000। इट मीन्स विच एवर इज लेस 24,000 विल बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80DDB। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? जो डाउट है तो बता दो अभी, नहीं तो हम नेक्स्ट डिडक्शन स्टार्ट करें। क्लियर है ना सबको? ओके, नेक्स्ट आती है सेक्शन 80GGA। सेक्शन 80GGA, इसमें क्या होता है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इसमें आती है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेमेंट मेड टू साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और एन इंस्टीट्यूशंस हैविंग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एज इट्स ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हम कोई भी पेमेंट कर रहे हैं किसी भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो कि रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए काम कर रही है, मतलब उनका मेन ऑब्जेक्टिव रूरल डेवलपमेंट है, तो उस केस में हम क्या 80GGA में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसकी कंडीशन देखो, फर्स्ट क्या है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन। ज़्यादा से डिडक्शन कितनी होती है, 100% ऑफ अमाउंट पेड। जितनी भी हमने इन इंस्टीट्यूशंस को पेमेंट दिया है एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन और एज अ डोनेशन, जितनी भी हमने पेमेंट दिया है उसको 100% उसका अमाउंट 100% ऑफ अमाउंट पेड हम एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80GGA में, ठीक है। नेक्स्ट आता है डोनेशन शुड नॉट एक्सीड ₹10,000 इफ़ द असेसी इज गिविंग सच डोनेशन इन कैश। ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक की डिडक्शन जो कैश में पे की जा सकती है। अगर हम 10,000 से ज़्यादा डोनेशन दे रहे हैं इन स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस को, तो उस केस में हम इसको अकाउंट पे ही चेक के थ्रू देंगे या DD में देंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है पेड टू नेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड। अगर हम नेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड को दे रहे हैं तो उस केस में भी हम 80GGA में
100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेड टू पब्लिक सेक्टर कंपनी और लोकल अथॉरिटी। अगर हम किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी और लोकल अथॉरिटी को भी पे कर रहे हैं जो कि इस पर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और रूरल डेवलपमेंट जिनका मेन ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में हम इनको अगर डोनेशन देते हैं तो उस केस में भी 100% हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 GGA में। पेड टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन शुड बी अप्रूव्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लोज 3। मतलब जो भी इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो भी इस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, मतलब साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं या कोई भी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी और कॉलेज रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उस केस में वो भी अंडर सेक्शन, अगर हम उनको पेमेंट देते हैं तो उस केस में भी हम 80 GGA में 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में पेड होना चाहिए। अगर 10,000 तक है तो हम कैश में कर सकते हैं, 10,000 से ज़्यादा है तो हमें अकाउंट पे ही चेक देना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आती है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज़ इसकी जो डिडक्शन हम 80 GGB में क्लेम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर किसी भी कंपनी ने, कोई भी कंपनी है वो डिडक्शन, कोई भी कंपनी है अगर वो पेमेंट कर रही है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लेम कर डोनेशन दे रही है या कंट्रीब्यूशन कर रही है, तो उस केस में उस कंपनी को 100% जितना भी उसने कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी को पे किया उसको 100% उसको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, 100% क्या है, अलाउड टू दी कंपनी को अलाउड होगी 80 GGB में 100% ऑफ सच डिडक्शन शैल बी अलाउड, 100% अलाउड है, शुड नॉट मेड इन कैश है, कैश में नहीं होनी चाहिए, अकाउंट पे चेक या DD बनाने, DD स्टैंड फॉर डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट आती है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल ट्रस्ट। अगर कोई भी पर्सन, मतलब पर्सन का मतलब क्या है, कंपनीज के अलावा कोई भी, मतलब कोई भी इंडिविजुअल है, HUF है, कोई भी फॉर्म है, अगर वो डोनेशन दे रही है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उस केस में वो 80 GGC में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वो भी सेम की सेम एज इट इज़ है। इसको जो GGB भी थी वो कंपनीज को होती है, जो GGC है वो अलाउड टू अदर देन कंपनीज को छोड़ के सभी को अलाउड होती है। ये भी 100% अलाउड है, ये कैश में पे हुई होनी चाहिए। क्लियर है। किसी को डाउट तो नहीं अब तक? 80 GGC तक हमारी कंप्लीट हो गई है, पेमेंट में ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो गई है, सिर्फ एक रह गई है सेक्शन 80G की। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हो। ओके, 80G की डिडक्शन है जो हम लास्ट में करेंगे, बिल्कुल ठीक है। वो थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है तो हम लास्ट में ही करेंगे उसको। ठीक है। जसप्रीत, हो गया ना क्लियर? करूँ स्टार्ट? नेक्स्ट करूँ स्टार्ट? चलो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी जो पेमेंट बेस थी, पेमेंट हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है, सिर्फ 80G की रह गई है जो कि लॉन्ग टॉपिक है, हम लास्ट में करेंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम बेस्ड। इनकम बेस्ड में क्या होती है, इनकम बेस्ड में वो हमारी डिडक्शंस होती हैं, कुछ ऐसी पर्टिकुलर जो हमारी इनकम्स हैं जिसके बेस पे हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, वैसे स्टार जो होती है इनकम बेस में 80IA से लेके 80U तक होती है। जो 80IA वाली है 80IA में कवर होती है, 80I वाली में कवर होती है 80IA, 80IAB, 80B, 80C, 80D, 80E। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कभी भी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता। तो ये टॉपिक नहीं करा रहा, नेक्स्ट करा रहा हूँ इनकम बेस्ड वाली। इनकम बेस्ड में जो इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स में आती है, तो वही मैं टॉपिक सारे करा रहा हूँ। क्लियर है। इनकम बेस में सबसे पहले हमारी डिडक्शन आती है 80JJA में।
ठीक है। 80 JJA में सबसे पहली डिडक्शन है जो 80 JJA में है, इसमें क्या होता है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कौन सा कर रहे हैं, अगर हम कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल, मतलब हम कोई भी एक्स्ट्रा जो हमारा वेस्ट होता है, जैसे वेस्ट वगैरह हो गया, सामान वगैरह, उसको यूज़ करके हम कोई बायोगैस वगैरह प्रोसेस कर रहे हैं, बायोगैस बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब कुछ भी ऐसा वेस्ट जो कूड़ा करकट होता है उसको हमने यूज़ करके उससे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बायोगैस बना ली, तो अगर हम वो बिज़नेस कर रहे हैं, उसको सेल करके जितनी भी हमारी इनकम होती है वो 80 JJA में हम उसको एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मतलब जितना भी उसमें प्रॉफिट आता है उसको हम अंडर सेक्शन 80 JJA में क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है। डिडक्शन का नाम है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब वेस्ट को हम यूज़ करके, कूड़ा करकट को हम यूज़ करके उससे हम बायोगैस जो क्रिएट करते हैं, मतलब उसको इस हिसाब से रीयूज़ करते हैं जिससे उससे हम बायोगैस क्रिएट कर सकते हैं। ये भी पर्टिकुलर पर्सन बिजनेस करते हैं जो कि काफ़ी बड़े लेवल पे काम होता है। तो इसमें क्या होता है कि पर्सन अपना बिजनेस चलाते हैं, इसमें बायोगैस वगैरह क्रिएट करते हैं, बायोगैस वगैरह पैदा करते हैं। इसमें क्या होता है, बायोगैस सेल करके उससे जितना भी इनकम, जितना भी प्रॉफिट अर्न होता है, उस बिज़नेस से जितना भी प्रॉफिट अर्न होता है उसकी हमें 100% डिडक्शन मिल जाती है। मतलब जितना भी प्रॉफिट है आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता। मतलब मान लो कि 2 लाख प्रॉफिट कमाया तो 2 लाख की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, जितना भी कमाया आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है। ये इसके लिए कौन कौन से पर्सन एलिजिबल हैं, जो कि बायोडिग्रेडेबल का वेस्ट का यूज़ करके बायोगैस बना रहे हैं। उससे फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, फर्टिलाइज़र्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से तैयार की जाती हैं। ठीक है। तो ये इसका जो बिज़नेस कर रहे होते हैं वो एलिजिबल है, ऐसी वो इस सेक्शन मतलब 80 JJA में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्लियर। इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है। मतलब अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कोई पर्सन अकेला ही खुद अपना बिजनेस कर रहा है तो उस केस में वो 100% डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ठीक है। अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप में भी बिजनेस चल रहा है तो पार्टनरशिप बिजनेस में भी वो अपनी ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ डिडक्शन। इसकी 100% ऑफ जितना भी प्रॉफिट है आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, पीरियड ऑफ डिडक्शन, कितने साल आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसके पहले 5 साल, मतलब टोटल 5 ईयर्स तक आप प्रॉफिट को एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80 JJA में। क्लियर है। 80 JJA में क्लेम कर सकते हैं। मतलब वहाँ से जितनी भी इनकम आ रही है, पहले हमारी पेमेंट बेस पे हम पेमेंट करते थे तो डिडक्शन मिलती थी, लेकिन अब अगर हमारी इनकम हो रही है किसी स्पेसिफाइड बिजनेस में, पर्टिकुलर सोर्स से अगर हमें कोई इनकम हो रही है तो उस केस में हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है। इसमें अगर कोई डाउट है तो बताओ। एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूज़ करके जो हम पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं, तो उस केस में अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं उससे जितना भी प्रॉफिट होता है उसका हम 100% उसके प्रॉफिट को एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJA कर सकते हैं। और इसकी मैक्सिमम जो डिडक्शन हम 5 साल तक ले सकते हैं। 5 साल तक के प्रॉफिट का मतलब 100% हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा टैक्स लगेगा, उससे पहले कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो बताओ। करूँ नेक्स्ट। ओके। नेक्स्ट, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 80 JJA। पहले थी JJA, अब है JJA। ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी फैक्ट्री है, 3 मार्क्स में ही आती है जसप्रीत, 3 मार्क्स में ही आती है जो 80 JJA वाली करा रहा हूँ। जो 10 मार्क्स में आती है, 10 मार्क्स में कई बार 80C की अकेली आ जाती है या 80G की आ जाती है, या 4-5 डिडक्शंस इकट्ठी होके 4-5 डिडक्शंस टोटल करके एक 10 नंबर का क्वेश्चन रेडी हो जाता है। जैसे 80J की आ गई, 80 JJA की आ गई, 80 JJA की आ गई, मतलब 3-4 डिडक्शंस इकट्ठी होके 10 नंबर का एग्ज़ाम में आ जाता है।
बाकी जो एक एक सिंगल डिडक्शन है वो 3 नंबर आते हैं, 3 नंबर से ज़्यादा की नहीं आती। सिर्फ 2 डिडक्शन ऐसी हैं जो 10-10 में आ सकती हैं, 80C की एंड 80G की। क्लियर है जसप्रीत? ओके, नेक्स्ट है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 80 JJAA। इसमें क्या होता है, कोई भी अगर फैक्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री है, अगर वो अपने बिजनेस में कोई भी न्यू एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड करती है, मतलब अगर कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री है अपने बिजनेस में न्यू एम्प्लॉयज़ को ज्वाइन कराती है, ठीक है। फैक्ट्रीज कंपनीज अगर कोई भी हो, अगर वो अपने कंपनीज में कोई भी न्यू एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉय करा रहे हैं, फैक्ट्री में ज्वाइन करा रहे हैं, तो उस केस में वो अंडर सेक्शन 80 JJAA में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्लियर? इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखो क्या होता है, मैं आपको पहले पढ़वा देता हूँ। क्या है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 80 JJAA। इसमें अगर हम कोई न्यू एम्प्लॉय कर रहे हैं, ज्वाइन करा रहे हैं, तो उस केस में ही हम ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कंडीशंस क्या है, रेट ऑफ डिडक्शंस कितनी है? रेट ऑफ डिडक्शन 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट रेमुनेशन, मतलब जो एडिशनल एम्प्लॉय, जो हम न्यू एम्प्लॉय कर रहे हैं, उसको जितना भी हम रेमुनरेशन पे कर रहे हैं, जितनी भी सैलरी पे कर रहे हैं, उसका मैक्सिमम 30% एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJAA हम कर सकते हैं। क्लियर? पीरियड ऑफ डिडक्शन, ज़्यादा डिडक्शन कितने साल क्लेम की जा सकती है? डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर 3 years इंक्लूडिंग द ईयर्स इन विच एडिशनल एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड। मतलब जो इसकी डिडक्शन है ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की क्लेम की जा सकती है, 3 साल तक हम क्लेम कर सकते हैं। मतलब जिस साल में हम एम्प्लॉई ज्वाइन करा रहे हैं उस साल को भी बीच में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट एलिजिबल एसएससी, एलिजिबल बिजनेस कौन है? कोई भी बिजनेस हो, बस कंडीशंस उनको फुलफिल करनी है। तो कोई भी बिजनेस हो, फैक्ट्री है, कंपनी है, कोई भी चीज़ का काम चल रहा है, तो उस केस में सिर्फ कंडीशन फुलफिल करनी है, बिजनेस कोई भी हो। एलिजिबल एसएससी कौन है? हु आर कवर्ड अंडर सेक्शन 44AB। 44AB क्या होता है? मे बी आपको सबको पता ही होगा, आपको पहले बता रखा है 44AB क्या होता है। 44AB में कौन कौन से एसएससी कवर होते हैं? 44AB का क्या मतलब है, किसी को पता है? बता सकता है कोई 44AB क्या होता है? क्लियर है किसी को 44AB? ओके, 44AB क्या होता है? 44AB में जो एसएससी कवर होते हैं वो कौन से एसएससी होते हैं? अगर किसी भी एसएससी की ऑडिट हो रही हो, ऑडिट तो पता ही होगा क्या होता है, अगर उसके अकाउंट्स वगैरह चेकिंग करे, जो चार्टर्ड अकाउंट ऑडिट करता है और अपने साइन करता है, उसको ऑथराइज़ करता है कि इसके अकाउंट्स वगैरह क्लियर हैं, सब डिटेल सही है, मतलब जो भी अकाउंट्स उन्होंने मेंटेन कर रहे हैं उसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट वगैरह या फॉल्ट वगैरह मिस्टेक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, उसमें सब कुछ क्लियर है। तो उस केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराई जाती है। उस केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है और अपने इनिशियल साइन करता है कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो 44AB में कवर हो जाते हैं। इसमें कंडीशंस क्या 44AB में कैसे कवर होते हैं पर्सन? अगर किसी भी पर्सन की gross turnover, if he is in a trade, if he is a trading, if he is doing a business of sale and purchase, not in a service, if he is doing a business of sale and purchase, if he is trading, then his gross turnover क्या होता है? सेल, उसके 1 साल की टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो वो 44AB में कवर हो जाता है। इसका क्या मतलब है? If his turnover exceeds 1 crore, then he is responsible to get his accounts audited from chartered accountant। ठीक है, उसको अपनी ऑडिट करानी पड़ेगी, जिससे चार्टर्ड अकाउंट, उसको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अगर उसकी 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो। दूसरा केस आता है अगर उसकी 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से ऊपर है तो उसके लिए कंपल्सरी है, इज रिस्पॉन्सिबल टू गेट्स एन अकाउंट ऑडिटेड फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट। If his gross turnover is less than or below 1 crore, then he is responsible to show his profit a minimum of 6% if his transactions are occurring through account paycheck or through bank account।
अदरवाइज ही has to show 8% of the gross turnover. He has to show his profit 8% of gross turnover. उसको gross turnover का 8, अगर उसकी 1 करोड़ से कम है तो उसके लिए कंडीशन है कि उसको 6% दिखाना पड़ेगा और उसकी सारी ट्रांजैक्शन अकाउंट पे चेक के थ्रू हो रही है या बैंक के थ्रू हो रही है तो उसको 6% मिनिमम प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अगर वो 1 करोड़ से टर्नओवर कम है और अगर उसकी जो ट्रांजैक्शन है अकाउंट पे चेक के थ्रू नहीं हो रही, बैंक के थ्रू नहीं हो रही, कैश में हो रही है तो उसको मिनिमम 8% का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। क्लियर? मतलब अगर उसकी हम मान के चलते हैं कि 50 लाख सेल है तो 50 लाख का 8% कितना हो, मिनिमम उसको 4 लाख प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। मतलब अगर वो अकाउंट पे चेक के थ्रू कर रहा है तो उसको मिनिमम 50,000 का 3 लाख उसको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा 6%। 50 लाख का 6% 3 लाख अगर वो अकाउंट पे चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रही है, अदरवाइज उसको 8% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा तो वो 44 AB में कवर हो जाते हैं। क्लियर है? ये तो हो गया ट्रेडर का केस। 1 करोड़ से ऊपर है तो ऑडिट कंपलसरी है, 1 करोड़ से कम है तो उसको मिनिमम 6% या 8% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। दूसरा केस आता है अगर वो प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल जैसे इफ़ इज़ अ डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, लॉयर, उनमें तो कोई सेल परचेज होती नहीं है तो उनमें क्या होता है, ग्रॉस रिसिप्ट्स होती है, वो पैसा सिर्फ रिसीव करते हैं, उसके बदले सर्विस देते हैं। तो उस केस में उसकी इनकम होती है 50 लाख। अगर वो 50 लाख से उनकी ग्रॉस रिसिप्ट 1 साल के अंदर 50 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में उसको ऑडिट करानी पड़ेगी फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लियर है? अगर वो 50 लाख से कम टर्नओवर है तो उस केस में उसको मिनिमम 50% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 50% के खर्चे क्लेम कर सकता है। मतलब उसको मिनिमम 50% प्रॉफिट शो करना पड़ेगा एंड ही कैन शो अप टू द मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट। ही कैन शो एन एक्सपेंडिचर अप टू द मैक्सिमम 50% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट। उसको 50% मिनिमम मैक्सिमम खर्चे दिखा सकता है और मिनिमम उसको 50% प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है? अगर कम दिखाता है तो उसको ऑडिट करानी पड़ेगी। सेम केस ट्रेडर का 1 करोड़ से कम है, प्रॉफिट कम दिखाना चाहता है तो उसको ऑडिट करानी पड़ेगी, उसको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ेगी। क्लियर है? पता लग गया 44 AB क्या होता है? ठीक है? उसमें और आगे कंडीशन क्या होती है कि जो 80JJ कर रहे थे, 80JJAA, उसमें एक और कंडीशन पहले तो ये होगी कि 30% हमें डिडक्शन मिलेगी जो एडिशनल कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। दूसरा क्या था, जिस ईयर में हम डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं उस ईयर में एक्चुअल में पे होनी चाहिए। मैक्सिमम 3 साल तक कर सकते हैं और उस ईयर को भी इंक्लूड करते हैं जिस ईयर में हमने न्यू एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय किया। ठीक है? नेक्स्ट आता है इसमें नेक्स्ट एलिजिबल एलिजिबल बिजनेस कौन सा, कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, लेकिन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है? एसएससी कौन से होते हैं, जो 44 AB में कवर है, मतलब जिनकी ऑडिट हो रही है तो वो कवर होंगे, जो असेस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है? और कंडीशंस क्या है इसमें, अगर कोई भी पर्सन कोई भी कंपनी चला रहा है, कोई भी पर्सन कंपनी चला रहा है या कोई फैक्ट्री चला रहा है, वो अपने अपनी कंपनी में या फैक्ट्री में न्यू एम्प्लॉय करता है तो उस केस में क्या होता है, उसको हर एम्प्लॉय से रिलेटेड तो डिडक्शन मिलेगी नहीं, उसको सिर्फ उसी कैजुअल से रिलेटेड कभी नहीं मिलती होती उसको। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर किसने कोई एम्प्लॉय कर रखे तो उनके अगेंस्ट भी वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है? वो किसके अगेंस्ट कर सकता है, अगर जो पर्सन उसने ज्वाइन कराया, अगर वो गारमेंट्स का काम है अगर उसका गारमेंट्स का काम है, ठीक है, अगर वो गारमेंट्स की फैक्ट्री लगा रहा है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, सेल परचेज होती है, उस केस में जो एम्प्लॉय हायर कर रहा है वो कम से कम जिस साल में हायर किया है उस साल में कम से कम 165 डेज़ और मोर, मतलब मिनिमम 165 दिन के लिए वहाँ पे जॉब कर रहा हो जिस साल में हम क्लेम कर रहे हैं। और 165 की जगह 165 की जगह 164 भी हो गया तो उसके अगेंस्ट जो हमने पेमेंट दी थी उसकी हम डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर है? सेकंड कंडीशन आती है, अगर वो गारमेंट्स का काम नहीं कर रहा, कोई और बिजनेस है, तो उस केस में उसको मिनिमम 1 साल में 240 दिन या 240 दिन से ज़्यादा के लिए उस कंपनी में एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ होना चाहिए। क्लियर है? इफ़ ही इज़ डूइंग अ बिजनेस ऑफ गारमेंट्स देन अ मिनिमम डेज विल बी 165 डेज। इफ़ ही इज़ डूइंग अ बिजनेस अदर देन द गारमेंट्स देन अ मिनिमम डेज शुड बी 240 डेज़। ठीक है? कम से कम 165 दिन गारमेंट के केस में, और गारमेंट्स के केस नहीं है तो
40 डेज मिनिमम है। इसमें कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले एम्प्लॉयज़ कवर नहीं होते, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस वालों को जितनी मर्जी अमाउंट दे रहे हो, जितने मर्जी एम्प्लॉय किए, लेकिन उनके अगेंस्ट जो भी हमने खर्चा किया उसको हम क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर है। अब इसमें क्या है, एक और कंडीशन क्या है, एक तो 165 डेज़ वाली आ गई, 240 डेज़ वाली आ गई, ठीक है। और इसमें मेन कंडीशन क्या है, सबसे मेन कंडीशन क्या है आपको कराता हूँ। मेन कंडीशन क्या है, देयर शुड बी अ मिनिमम इंक्रीज ऑफ 10% ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ शुड बी इन एक्सेस ऑफ 50 टोटल एम्प्लॉयज़। मतलब इसका क्या मतलब है, जितने कोई कंपनी है, कंपनी अपने बिजनेस में एम्प्लॉय वगैरह हायर कर रही है, तो उसकी पहले कंडीशन पूरी कर ली, 165 वाली भी 240 कंडीशन कंप्लीट होगी, फुलफिल होगी, तो और नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, उसने अपने बिजनेस में कम से कम जितने भी उसके एम्प्लॉय पहले एम्प्लॉय थे, मान लो कि 100 थे, ठीक है, उसका मिनिमम 10% मतलब कम से कम उसने 10% उसने न्यू एम्प्लॉय हायर किए होने चाहिए, और टोटल मतलब न्यू एम्प्लॉय प्लस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का टोटल 50 से ऊपर होना चाहिए। क्लियर है। मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू कराता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ 50, जो पहले एम्प्लॉयज़ थे वो 50 थे, एडिशनल एम्प्लॉयज़ 20 और एडिशनल एम्प्लॉय हायर किए हमने, ठीक है। इसमें पहली कंडीशन क्या थी, मिनिमम 10% ऑफ एग्जिस्टिंग, 50,000 एग्जिस्टिंग थे, 50 का 10% था 5, मतलब मिनिमम 5 होने चाहिए थे, इसने 20 कर दिया, मतलब पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन आती है कि टोटल जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं और ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, न्यू एम्प्लॉयज़ और ओल्ड एम्प्लॉयज़ का टोटल 50 से ज़्यादा होना चाहिए, इन एक्सेस ऑफ 50। अगर 50 से ज़्यादा हो रहा है, 50 से ऊपर वाले जितने टोटल होंगे उनका ही हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मतलब अब 50 पहले थे, 20 और एम्प्लॉय किए, मतलब टोटल हो गए 70। 50 से ऊपर वाले एम्प्लॉय, मतलब 50 से ऊपर वाले एम्प्लॉय कितने, 20, तो 20 एम्प्लॉयज़ को हम 20 एम्प्लॉयज़ की जितनी भी हमने पेमेंट की है उसको हम एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसकी ये 165 दिन और 240 वाली कंडीशन फुलफिल हुई होनी चाहिए। मतलब अगर कोई भी एम्प्लॉय, मान लो कि 1 मई को एम्प्लॉय किए हमने, 1 मई को एम्प्लॉय किए हैं 9,000 पर मंथ में एक एम्प्लॉय किए, मतलब टोटल हमने किए 20 एम्प्लॉयज़, 50 से टोटल जो होना चाहिए 50 से ऊपर होना चाहिए, मतलब टोटल लाके 50 से जितने ऊपर होंगे उन्हीं को ही क्लेम कर सके। ये नहीं कि हमने एडिशनल एम्प्लॉयज़ 20 किए तो 20 का क्लेम कर लेंगे। एज्यूम कर लो अगर आपके पहले 45 थे, ठीक है, 45 एम्प्लॉय से 20 न्यू एम्प्लॉय किए, टोटल हो गए 65, तो हम 65 20 है न्यू एम्प्लॉय है, 20 का पूरा का नहीं क्लेम करेंगे, 50 से जितने ऊपर है, मतलब 50 से जितने ऊपर है कितने, 15 को हम एज एन एडिशनल एम्प्लॉय मानेंगे और उनकी सैलरी को हम एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है। क्या फर्स्ट मई को ज्वाइन किया है, एक एम्प्लॉय की सैलरी है 9,000 पर मंथ, 1 मई को किया, इट मीन्स वो 165 डेज़ और 240 डेज़ वाली कंप्लीट कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, मतलब ये अप्रोक्स 230 डेज 240 के डेज़ के आसपास ही रह रहे हैं, मान एज्यूम करके चलो ये गारमेंट्स की कंपनी है, ठीक है। 330 डेज़ के आसपास रह रहे हैं, ठीक है। 9,000 एक की सैलरी है, 11 महीने काम कर रहे हैं, मतलब टोटल हो गया 99,000 एक का, ठीक है, एक की 99,000 है, उसका मैक्सिमम कितना कर सकते थे, 30% ऑफ एडिशनल, मतलब 99,000 टोटल एक एम्प्लॉय को दे रहे हैं, तो उसका 30% कितना हुआ, 29,700, ये एक एम्प्लॉय का हो गया। एडिशनल एम्प्लॉय कितने, 20, जो कि 50 से ऊपर कितने थे, 50 से ऊपर भी 20 थे, न्यू भी 20 थे, तो टोटल 29,700 एक का है इंटू 20, टोटल हो गया 5,94,000। इसको हम एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJA में क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर किसको कोई डाउट है तो बता दो। अब तक कोई डाउट है। हमने आज कौन कौन सी डिडक्शन की हैं, 80 DD के बाद 80 DD तक कल हमारी कंप्लीट होगी थी। आज हमने किया है 80 DDB की, ठीक है। उससे नेक्स्ट किया 80E। 80 DDB कौन सी थी, जो मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड थी, स्पेसिफाइड डिसीज़ का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं उससे रिलेटेड अगर हम कोई खर्चा करते हैं डिपेंडेंट पर्सन का, तो उस केस में हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट थी 80E। 80E स्टैंड फॉर एजुकेशन। अगर हम हायर स्टडी के लिए लोन, इफ़ वी आर टेकिंग एनी लोन फॉर द हायर स्टडीज, इफ़ वी आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन दैट लोन, देन वी कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E में। क्लियर है।
नेक्स्ट हमने की थी 80EE भी। 80EE में क्या आता, हमने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो भी लोन लेते हैं उस केस में हमने कंडीशंस बताई थी, उस पर जितना भी इंटरेस्ट पे करोगे, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन हमारी 50,000 की 80EE में कवर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट होता है 80GG। 80GG में हमने किया था हाउस रेंट। अगर आप HRA क्लेम कर रहे हैं तो आपको हाउस रेंट नहीं मिल सकता। अगर आपको HRA मिल रही है तो आप हाउस रेंट 80GG में GG में क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, ये घर से रिलेटेड थी, मतलब हाउस रेंट, हाउस का रेंट पे कर रहे हैं, एक्चुअल पेड होना चाहिए। तो उस केस में हमने जो डिडक्शन की थी वो 80GG में की थी। क्लियर है। उसके बाद हमने करी डिडक्शन 80GGA में। वो क्या थी, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टू द साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और द इंस्टीट्यूशन हैविंग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एज इट्स ऑब्जेक्ट। मतलब जो रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कोई भी, अगर हम उनको डोनेशन दे रहे हैं, इफ़ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग और डोनेटिंग टू देम, देन वी कैन क्लेम अ डिडक्शन ऑफ दैट अमाउंट विच वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। ठीक है, 100% वी कैन क्लेम। क्लियर है। इसमें कंडीशन क्या थी, अगर 10,000 से ऊपर दे रहे हो तो आप कैश में नहीं दे सकते, 10,000 तक आप कैश में दे सकते हो। उसके ऊपर अगर आपने पे करनी है तो उसको आप अकाउंट में चेक के थ्रू देना पड़ेगा, या आपको DD के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर है। तो ही आप 80GGA में क्लेम कर सकते हैं इसकी डिडक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट की थी हमने 80GGB। 80GGB में क्या किया था कि अगर हम कोई भी कंपनी, GGB में था कि कोई भी कंपनी अगर डोनेशन दे रही है, कंट्रीब्यूट करे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, कंट्रीब्यूट कर रही है पॉलिटिकल पार्टी को, या कंट्रीब्यूट कर रही है, डोनेशन दे रही है, तो उस केस में कंपनी को 80GGB में डिडक्शन मिलती है। जितनी भी डोनेशन देती है वो उसका 100% क्लेम कर सकती है, लेकिन वो कैश में नहीं हो सकता। क्लियर। नेक्स्ट डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन। अगर अदर देन कंपनी के अलावा कोई और पर्सन पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्टोरल ट्रस्ट को कोई भी अमाउंट एज अ डोनेशन देता है या कंट्रीब्यूट करता है उसके फंड में, तो उस केस में उसको भी 100% डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन वो कैश में पे नहीं हुआ होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट हमने की थी 80GG से हमारी यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हुई थी, 80GG हमने छोड़ दी थी अभी। तो उसके बाद हमने 80JJA की थी, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से रिलेटेड थी। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अगर कोई भी बिजनेस कोई भी वेस्ट का यूज़ करके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है, बायोगैस बनाता है, कोई पेस्टिसाइड्स बनाता है या फर्टिलाइजर बनाता है, उस केस में क्या होता है, उस केस में हम डिडक्शन क्लेम कर सकते थे, जो 5 साल तक मैक्सिमम थी। 100% जितना भी हमने प्रॉफिट कमाया उसका 100% हम क्लेम कर सकते थे। क्लियर। नेक्स्ट हमने लास्ट की हमने 80JJAA, 80JJAA। 80JJAA में क्या है, मैक्सिमम डिडक्शन 30% ऑफ द एडिशनल एम्प्लॉइज़ को, जितना हमने एडिशनल एम्प्लॉइज़ जो हमने एम्प्लॉय किए उसका 30% क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। ये किसको क्लेम हो सकती है, जो कि न्यू एम्प्लॉय कर रहे हैं, कम बिजनेस कोई भी हो, इसमें कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उसको कंडीशन फुलफिल हुई होनी चाहिए। ठीक है। वो पर्सन 44AB में कवर हुआ होना चाहिए। ठीक है। इसमें क्या है, एक और कंडीशन है कि उसकी जो पर मंथ की अमाउंट थी, उसकी जो सैलरी, एक एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले नहीं बताई, आप सुन लो। 25,000 से ऊपर अमाउंट नहीं हो, 25,000 से नीचे है, 25,000 तक है, तो ही उसकी एडिशनल कोस्ट को हम इस सेक्शन के लिए एलिजिबल मानते हैं। अगर 25,000 से ज़्यादा दे रहे हैं तो उसको हम क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर है। उसकी 165 डेज इफ़ ही इज़ डूइंग अ बिजनेस ऑफ अ गारमेंट्स, 240 डेज़ वाली थी कि अगर वो गारमेंट्स का बिजनेस कोई और कर रहा है। ठीक है। और एक और कंडीशन क्या थी, कम से कम उसको 10% ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय उसका कम से कम 10% न्यू एम्प्लॉय होने चाहिए, और टोटल मिला के 50 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। मतलब 50 से ऊपर होना चाहिए। आपके पहले 45 हैं, अगर आपने 15 और कर दिए तो टोटल 60 हो गए। आप 15 का क्लेम नहीं कर सकते, 50 से जितने ऊपर हैं, मतलब 50 से ऊपर कितने, 10, तो 10 की एडिशनल कॉस्ट को एज अ डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, मतलब उसकी रेम्यूनरेशन का 30%। ठीक है। बट विद कंडीशंस, जो कंडीशंस आपको वो फुलफिल करनी पड़ेगी। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, नेक्स्ट हम कल करेंगे। चलो, ओके, बाय बाय।